एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉरस लैब्स के बारे में। लॉरस लैब्स एक एपीआई फार्मा कंपनी है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बट आज इसके Q4 रिजल्ट आए हैं और वो Q4 रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है, फिर भी यहाँ पे शेयर प्राइस टूट गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये सारी बातें और यहाँ पे करेंगे इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, Q4 रिजल्ट का एनालिसिस, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट कॉमेंट्स। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है उनके लिए टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक, यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रेस रिलीज, फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, फिर थोड़े बहुत वैल्यूएशंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न और यहाँ पे कंपनी के कुछ यहाँ पे पिछले 5 से 7 क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे और ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने डेप्ट का कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए और एकदम डिटेल्ड इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग इसमें लॉरस लैब से रिलेटेड सारी जानकारी कवर करेंगे, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी क्या करती है। तो इसलिए यहाँ पे टारगेट प्राइस वगैरह जानने के लिए डायरेक्ट आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता पड़ सके लॉरस लैब्स आखिर में करती क्या है और हमें यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेवेन्यू की, तो कंपनी का इस साल का जो रेवेन्यू है 70% से बढ़ा है, कंपनी का EBITDA 176% से बढ़ा है और वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 286% से बढ़ा है और ओवरऑल जो पैट के मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो 20% रहा है। ओवरऑल काफ़ी हेल्दी रिजल्ट्स है अगर हम देखेंगे। और इसी तरह के अगर आप देखोगे तो सिंजीन के रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव थे। यहीं पे अगर आप देखते हैं कंपनी ने यहाँ पे जो EPS पोस्ट किया है वो यहाँ पे 18 रुपीज़ का है और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो पी वैल्यूएशन इस मामले में थोड़ी हाई हो जाती है। लगभग जो यहाँ पे पी वैल्यूएशन बैठेगी, अभी अगर जो भाव चल रहा है हमारा 450 के लगभग चल रहा है, डिवाइड बाई 18 करते हैं तो 25 का पी आता है, जो कि एक ठीक ठाक वैल्यूएशन है, बट फिर भी यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कॉशियस होकर चलना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दिया 0.80 रुपीज़ का, जो बाजार को यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इतना कंपनी ने कमाया है, 18 रुपये कमा के केवल 0.80 का डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पे जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो काफ़ी कम है। वहीं पर अगर हम Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो Q4 रिजल्ट्स है वो और बेहतरीन है। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 68% से बढ़ा है, जो पूरे साल के मुताबिक थोड़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही थी यहाँ पे। बट EBITDA देखोगे तो 147% बढ़ा है, जो पूरे साल में 176% से बढ़ा था। EBITDA मार्जिन कंपनी में 34% रहे हैं, जो पूरे साल के लिए यहाँ पे 33% थे। वहीं पे जो पैट है वो कंपनी का 170% से बढ़ा है, 297 करोड़ का पैट है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट्स है Q4 में थोड़ी यहाँ पे परफॉर्मेंस वीक रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स पे जो मैनेजमेंट के कमेंट्स हैं उनकी, तो यहाँ पे जो कंपनी के CEO हैं सत्यनारायण, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे सत्यनारायण है, उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पे कमेंट दिया है। इसमें अगर आप देखोगे ना बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई है। एक तो उन्होंने बोला FY 2021 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था, बार बार ऐसे साल नहीं आएंगे। इस यहाँ पे FI में यहाँ पे कंपनी ने 1980 करोड़ से अपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने रिकोर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर किया था, जिसे लॉरस बायो का नाम दे दिया गया है। ये हाई टेक्नोलॉजी, अगर आप हाई ग्रोथ बायोटेक्नोलॉजी सर्विसेज में यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, इससे यहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और यहाँ पे जो कंपनी का इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी बन जाएगी और इसके कारण यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर उनका अगर यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मुलेशन बिजनेस LMIC जो टेंडर बिजनेस होता है उससे यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिला है, जिसने यहाँ पे जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है वो 35% कंट्रीब्यूट किया है। वहीं पे जो कंपनी का API बिजनेस है उसने 54% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है और जो कस्टम सिंथेसिस है ये कंपनी का सबसे ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है, जिसने अभी तक यहाँ पे 11% का ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। उसी के अलावा कंपनी के जो अगर आप देखोगे तो जो API बिजनेस है वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांग है, जहाँ पे कंपनी ने बताया कि उन्हें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। इसी के कारण यहाँ पे कंपनी अपनी जो करंट कैपेसिटीज़ हैं उसको यहाँ पे एक्सपेंड करेगी और यहाँ पे कंपनी का जो मानना है कि वो 8 से 10 यहाँ पे करीबन यहाँ पे कंपनी रेगुलेटरी फाइलिंग्स करेगी नेक्स्ट ईयर फॉर द अप्रूवल इन USA, यहाँ पे ये कंपनी ने बताया। उसी के अलावा यहाँ पे FY 21 का कंपनी का जो देखा और मार्जिन्स देखे तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हमने कोविड-19 के बाद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो CFO ने बोला है उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। उनने जो ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया कि ग्रॉस मार्जिन जो कंपनी के इंप्रूव हुए हैं वो बेटर प्रोडक्ट मिक्स, इंप्रूव्ड सेल्स, यहाँ पे इन सभी चीज़ों से हुए हैं। और यहाँ पे लॉरस बायो के जो आने से यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर हो गई है। उसी के साथ कंपनी ने बोला है जो EBITDA मार्जिन से 33% रहे हैं और ग्रीन फील्ड यूनिट्स हैं वो कैश पॉजिटिव बन गई है और यहाँ पे प्री टैक्स यहाँ पे ROC अगर आप देखोगे तो 40% है। तो इसी के साथ यहाँ
पे कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो FY22 के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम लोग सभी तरह के सस्टेनेबल रेशोज यहाँ पे अगले साल यहाँ पे अचीव कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग थोड़ी बहुत बिजनेस हाइलाइट्स देखेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये R&D यहाँ पे जो कंपनी का स्पेंड है वो यहाँ पे 184 करोड़ रहा है, और यहाँ पे 4% रहा है ओवरऑल सेल्स का। वहीं पे कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो ठीक है, बट यहाँ पे अभी यहाँ पे R&D स्पेंड यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 184 करोड़ का अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप मान के चलिए कुछ ना कुछ बढ़िया ही प्रोडक्ट बनाएगी। तो इन फ्यूचर यहाँ पे अगर ये सारे R&D यहाँ पे कंपनी सक्सेसफुल होते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि API बिजनेस और ये जो फार्मा बिजनेस होता है, जो ये लोग फॉर्मुलेशन का काम करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है R&D। अगर कंपनी के R&D एक्सपेंस कम हो रहे हैं ना तो उसका ग्रोथ आउटलुक कुछ नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना रही है। बट कंपनी अगर अपने R&D एक्सपेंस बढ़ा रही है और उन R&D को यहाँ पे कॉमर्शियल फेज में कन्वर्ट कर लेती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और जनरली यहाँ पे ये लोग बहुत इनोवेटिव APIs लेके आते हैं। अगर हमने जैसे न्यूलैंड फार्मा का जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया था तो उसमें यही सारी चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो जेनेरिक FDF है ये ऐसा बिजनेस है जो वॉल्यूमिनस बिजनेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें जो मार्जिन्स होते हैं वो थोड़े बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत सारे जन बनाते हैं। वहीं पे जो सिंथेसिस बिजनेस होता है वो अगर आप देखोगे ना तो सिंथेसिस बिजनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर बिजनेस होता है। और अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने इसके बारे में बताया था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन्स होता है और इसकी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट इसके जो कस्टमर्स है वो कम है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव प्रोजेक्ट्स है वो 50 है। न्यूलैंड के केस में यहाँ पे करीबन 76 थे। वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे अपनी ऑनगोइंग कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया है, मतलब उन 4 प्रोजेक्ट से कंपनी यहाँ पे कमा रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। वहीं पे जेनेरिक API भी बिल्कुल वैसा ही है और जेनेरिक FDF भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये बिजनेस अगर बढ़ता है तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इससे कंपनी के मार्जिन्स बढ़ते हैं। और ये जो कंपनी के बिजनेस है इनमें वॉल्यूम, सिंथेसिस बिजनेस में वॉल्यूम कम होता है बट प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जेनेरिक में प्रॉफिट कम होता है पर अगर आप यूनिट देखोगे, बट इनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे सिंथेसिस के अंदर यहाँ पे इसी साल के अंदर 61 DMF फाइल कर दिए हैं, 292 पेटेंट्स है, 150 पेटेंट्स ग्रांट हो गए हैं। कंपनी ने यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे API की डिमांड बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें थी। वहीं पे जेनेरिक FDF में भी कंपनी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान किया है। तो ये सारी चीज़ें थी। वहीं पे हम अगर यहाँ पे अब चलते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का, जो बहुत ही अच्छा है और इससे आपको बहुत सारे डीप इनसाइट्स मिलेंगे। जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू की ग्रोथ है ये आप देख सकते हैं, ये कैसे बढ़ी थी। देखते हुए आप देखोगे तो यहाँ पे कैसे Q1 FY20 से लेके पिछले 8 क्वार्टर के आप रेवेन्यू देख लो। 551 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 1412 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं। वहीं पे कंपनी का जो EBITDA है वो कैसे 87 करोड़ से बढ़ के 477 करोड़ हो गया। तो ये एकदम शानदार ग्रोथ है। वहीं पे जो कंपनी के मार्जिन है वो 34% मार्जिन के साथ यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 16% के पहले मार्जिन हुआ करते थे, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q1Q परफॉर्मेंस, या फिर आप देखोगे तो ये Q1Q परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। और अगर आपको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करना है और Y-on-Y करनी है तो ये परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी के मार्जिन इस बार स्टेबल रहे हैं, बट अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे 23% से बढ़ के मार्जिन 34% हो गए। EPS जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप EPS देखोगे तो EPS भी ओवरऑल पॉजिटिव है। वहीं पे जो पैट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पैट का मार्जिन भी एकदम यहाँ पे स्टेबल है पिछले क्वार्टर से भी, बट अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 13% के मार्जिन से बढ़ के अब 21% हो गए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रही है, बट Y-on-Y बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पे जो वीक रही है थोड़ी बहुत, अगर अपन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी ज़्यादा की थी, तो यहाँ पे इस कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। पर ये जो ऐसी कंपनी है ना, इनमें ये जो छोटी मोटी गिरावट आती है ये आपको यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस तरह की कंपनीज में हमने को यहाँ पे हमेशा इन तरह के लेवल्स के लिए ध्यान रखना चाहिए। जब भी अच्छे रिजल्ट आए हैं आप देख लीजिए, फिर भी यहाँ पे शेयर टूट गया है तो ये आपके लिए बाय ऑन डिप्स की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वहीं पे अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे अगर आपको बिजनेस समझना है तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर एंड सेल करते हैं एपीआईज का। एपीआई क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले हमारे न्यूलैंड फार्मा के वीडियो में कि एपीआई एक तरीके से वो दवाई है, वो दवाई का वो पार्ट है जो यहाँ पे इंटेंटेड रिजल्ट देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर कुछ दवाई डाली जाती है, तो वो बेसिकली एपीआई है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है, जिससे यहाँ पे इंटेंडेड रिजल्ट्स आते हैं। जैसे अगर आप पेन रिलीफ लेते हैं तो पेन रिलीफ के अंदर एक एपीआई डाला जाता है जो यहाँ पे आपका रिलीफ कम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे उस दवाई में कुछ और भी चीज़ें मिलाई जाती है जो आपके ओवरऑल बॉडी को यहाँ पे हेल्दी रखेगा। तो बेसिकली एपीआई एक किसी भी दवाई का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लीडरशिप है इनकी कुछ हाई वैल्यू और हाई वॉल्यूम एपीआई में, और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट शेयर भी यहाँ पे कंपनी का स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे इनकी जो प्रोडक्ट्स है एपीआई, जो जेनेरिक एपीआई में ये सारे प्रोडक्ट है, हमने को इतना ज़्यादा समझना नहीं है, ना ही अपने को ज़्यादा समझ आएगा। एज अ शेयर होल्डर हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है। 60 प्रोडक्ट्स यहाँ पे कॉमर्शियलाइज हो गए हैं और 61 डीएमएफ फाइल्ड किए गए हैं। वहीं पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे तो कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें 4000 यहाँ पे केएल का यहाँ पे ओवरऑल बिजनेस है, बट यहाँ पे 1000 केएल का एक्सपेंशन चालू है। हमने न्यूलैंड के केस में भी देखा था जहाँ पे यहाँ पे कंपनी ने अपना एक्सपेंशन चला रही है। जेनेरिक एफडीएफ के अंदर क्या होता है, ये लोग फॉर्मुलेशंस करती है एलएमआईसी और नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स के लिए, बेसिकली बाहर के लिए काम करती है, और यहाँ पे इन हाउस एपीआई स्ट्रेंथ को यूज़ करती है। तो बेसिकली ये जेनेरिक एफडीएफ बिजनेस ये काम करता है। इसमें एंटीवायरल, एंटी डायबिटिक, सीवीज और वही के वही बिल्कुल प्रोडक्ट्स है। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 27 एएनडीएस फाइल किए, बेसिकली रेगुलेटरी फाइंडिंग्स है। 9 का फाइनल अप्रूवल आ गया, 8 में टेंटेटिव अप्रूवल आ गया, और 2 यहाँ पे जो अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट वैलिडेशन भी 2 का हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे $5 बिलियन की यहाँ पे कैपेसिटी, 5 बिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी है, और यहाँ पे कैपेसिटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। अब आप पूछना चाहेंगे कि भैया एफडीएफ और यहाँ पे एपीआई में क्या डिफरेंस होता है। देखो एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, ये एक टैबलेट है, ये आपकी जो नॉर्मल टैबलेट है इसको बोलते हैं फिनिश डोजेज फॉर्म। ये हमेशा फिजिकल फॉर्म में होती है, इसलिए अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे यूनिट्स में बताया कि हमने इतनी टैबलेट बनाई है। और ये एक एपीआई है, ये इस टैबलेट का वो पार्ट है जो यहाँ पे इंटेंडेड इफेक्ट्स देता है। मान लीजिए अगर हमने सर दर्द की दवा है, तो ये सर दर्द की दवा है, दर्द को कम करने के लिए ये जो दवा दी जाती है वो यहाँ पे एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट होता है जो डाला जाता है, और इसके अलावा कुछ इनएक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट होते हैं। अब इनएक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट का एग्जांपल मैं क्या बता सकता हूँ, अगर आप देखोगे हर टैबलेट का कलर होता है, कभी ऑरेंज कलर होता है, कभी येलो होता है, कभी ब्लू होता है, तो उस तरह के लिए फूड कलर डाले जाते हैं। तो ये इनएक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है और ये एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है, इन दोनों को जब मिला लिया जाता है तो ये एफडीएफ यानी फिनिश्ड डोसेज फॉर्म्स बनाया जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीडीएमओ, ये है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बिजनेस है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके जो मार्जिन्स होते हैं बहुत हाई होते हैं। ये बेसिकली ऐसा होता है कि जो बहुत कम लोगों को यहाँ पे बिजनेस मिलता है, और ये हाई मार्जिन्स बिजनेस है। अगर आप देखोगे अगर किसी तरह का ऐसी कंपनी ने कुछ, अगर आप देखेंगे कुछ बहुत यूनिक, अगर आप देखते हैं कि यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो यहाँ पे धंधा दिया जाता है वो सीडीएमओ के अंदर होता है, और बहुत कम लोगों को दिया जाता है क्योंकि दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, और इसलिए इसमें हर कंपनी जो सीडीएमओ में काम करती है उसकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मोनोपोली होती है, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हाई मार्जिन है। अगर मान लीजिए एक बड़ी कंपनी ने यहाँ पे लॉरस लैब्स के साथ डील कर ली है, तो यहाँ पे अब वो लॉरस लैब्स के साथ एकदम से छोड़ नहीं सकती, बट जेनरिक एपीआई में मना कर सकती है। आज अगर आप जेनरिक एपीआई आप नहीं दोगे तो न्यूलैंड से ले लेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कंपनी को सारे यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, और केवल यहाँ पे इसी के पास वो एक्सपर्टाइज है कि वो पर्टिकुलर सीडीएमओ मैन्युफैक्चर कर ले। तो ये सारी चीज़ें होती है, और इसका जो अगर आप देखोगे कंपनी ने अपनी यूनिट 5 को 137 केएल की यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कैपेसिटी है, और फिर यूनिट 4 यहाँ पे कंपनी ने डाला है, और यहाँ पे ओवरऑल जो इनकॉर्पोरेट लॉरस सिंथेसिस कैपेसिटी करी है 149 केएल की है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये बिजनेस कितना छोटा है, 149 केएल और यहाँ पे बहुत 137 केएल, और यहाँ पे हज़ारों केएल की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं सीडीएमओ बिजनेस बहुत छोटा है कंपनी का। वहीं पर कंपनी का फिर बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस है, बायो मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंदर ये लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, फ्री बायो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, और बायो बेस्ड टेक्निकल एक्सपर्टाइज दी जाती है, यूज्ड इन वैक्सीन, इंसुलिन, बायोलॉजिक एंड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी बहुत एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह होती है, और ये सारी चीज़ें होती है। फिर यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्मेंटेशन फैसिलिटी, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो 10,000 लीटर की यहाँ पे अभी जो फर्मेंटेशन कैपेसिटी 10,750 की है, और उसी के अलावा एक जो सेकंड फैसिलिटी है उसमें अगर आप देखेंगे तो 1,80,000 लीटर की यहाँ पे कैपेसिटी है। सेगमेंट रेवेन्यू देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो सिंथेसिस 176 करोड़,
430 करोड़ जेनरिक एफडीएफ, और यहाँ पे जेनरिक एपीआई 797 करोड़। मतलब ये बिजनेस बहुत छोटा है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे जेनेरिक यहाँ पे जो एपीआई है वो 57% का है, फिर बायोटेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिंथेसिस बिजनेस जो है 12% का है। ये बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग मार्जिन वाला बिजनेस है। और फिर वहाँ पे जेनेरिक एफडीएफ यहाँ पे 30% का बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कस्टम सिंथेसिस के अंदर यहाँ पे केवल 35% की वाई ऑन वाई ग्रोथ देखने को मिली है, बट आप जेनेरिक एपीआई में देखोगे तो 61% की ग्रोथ है। और वहीं पे एक जो दूसरे सेगमेंट में जो एक उनका इंपॉर्टेंट एपीआई है एंटीवायरल एपीआई, उसमें 70% की ग्रोथ है। फिर वहीं पे एफडीएफ के अंदर 102% की ग्रोथ है, और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता है यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस पे। देखिए पहली बात तो कस्टम सिंथेसिस एकदम से नहीं आता, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो एकदम से नहीं बढ़ेगा। तो जेनेरिक एपीआई जो बिजनेस है वो लाना बनाना और बेचना बहुत सिंपल होता है। उसमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा काम सिंपल है। एक तरीके से आप एकदम सिंपल भाषा में समझो, यहाँ पे जेनेरिक एपीआई इज़ लाइक टाटा नैनो बनाना और कस्टम सिंथेसिस इज़ लाइक ऑडी बनाना। यहाँ पे ये एकदम सिंपल सा मैंने आपको हिंदी भाषा में समझा दिया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे टाटा नैनो पे कवर वगैरह चढ़ा देते हो तो यहाँ पे वो यहाँ पे और उसमें टेप वेप लगा देते हो, वो एफडीएफ कहला देता है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया मैंने एफडीएफ एपीआई और कस्टम सिंथेसिस बिजनेस का। फिर कंपनी के जैसे मैंने बताया कुछ 3 बड़े एपीआई हैं यहाँ पे, ऑनको, अदर एपीआई और एंटीवायरल एपीआई है। तो उसी के अलावा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जेनरिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे जेनरिक एफडीएफ का जो ये कंपनी का पूरा डिटेल्स है, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने 2 एडिशनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे कर लिए हैं एज अ पार्ट ऑफ सीडीएम एक्सपेंशन इन ईयू। मतलब कंपनी ने यहाँ पे कुछ 2 एडिशनल एफडीएफ बनाए हैं जिनके लिए वो सीडीएमओ बिजनेस के लिए काम में लेगी। ओवरऑल एफडीएफ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो बिजनेस यहाँ पे 102% से बढ़ा है। कंपनी ने एफडीएफ के लिए एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक खड़ा किया है जो यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन है सितंबर 2021 में चालू होने की। फिर यहाँ पे सिस्टम सिंथेसिस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे इसका रेवेन्यू कम है। ओवरऑल यहाँ पे क्रिएटेड 100% सब्सिडरी कंपनी ने क्रिएट करी है वाइजैग में, जिसका नाम है लॉरिस सिंथेसिस लिमिटेड। इसके अंदर जो अभी 50 प्रोडक्ट हैं, अगर आप देखोगे तो पिछले साल से केवल 10 नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड किए। बेसिकली यहाँ पे कंपनी के 50 पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये वाला बिजनेस किया जाता है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर यहाँ पे 15 साल की आप जर्नी देखोगे तो 2011 तक ये लोग एक एपीआई कंपनी, एआरवी एपीआई कंपनी थी, फिर एपीआई कंपनी बने, फिर फार्मास्यूटिकल कंप्लीट ये कंपनी बन गए क्योंकि इन लोग ने अभी बायोटेक्नोलॉजी में भी आ गए हैं, एपीआई में भी हैं, एफडीएफ में भी हैं, सीडीएमओ में भी है। तो हर तरह का यहाँ पे ओवरऑल बिजनेस यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही शानदार रहा है। और वहीं पे टोटल यहाँ पे जो एप्लीकेशंस फाइल करी है कंपनी ने, अभी तक 2900 एप्लीकेशंस लगभग फाइल कर दी है। फिर यहाँ पे आप कंपनी के यहाँ पे असेट्स की भी यहाँ पे देख सकते हो, ग्रॉस ब्लॉक एडिशंस वगैरह देख सकते हो, पेटेंट्स वगैरह की डिटेल्स है, डीएमएफ फाइल्स वगैरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बिजनेस है ये कंपनी का यहाँ पे 15 ईयर्स की जर्नी है। और सभी तरह का कैश प्रॉफिट आप देखोगे, जहाँ पे पहले 7 करोड़ का होता था अब यहाँ पे 2400 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि कैसे कंपनी पहले कॉमोडिटी बनाती थी, फिर एकदम से मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, और यहाँ पे वैल्यू एडिशन इसको कहते हैं। फिर यहाँ पे 5 ईयर डिवीजन है। जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो जेनेरिक एफडीएफ जो बिजनेस जो अभी कंपनी ने नया चालू किया था वो यहाँ पे अपने रिजल्ट्स दिखाने लगा है। फिर साथ ही में यहाँ पे कस्टम सिंथेसिस जो है उसने अपने थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिखाने शो किए हैं। अगर आप देखोगे तो पहले 14%, 11% और पहले बहुत कम था। और वहीं पे जो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एंटीवायरल एपीआई बिजनेस है वो यहाँ पे अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल सारे बिजनेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर ऐसा नहीं है कि एंटीवायरल एपीआई में प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे तो एंटीवायरल एपीआई यहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा है, बट यहाँ पे कंपनी की उसमें ऑलरेडी लीडरशिप है तो उसमें ज़्यादा कंपनियों में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अगर हम बात करते हैं फिनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह, पैट, इबिटा मार्जिन, कैपेक्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे कंपनी ने 689 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स किया है, जो यहाँ पे बेसिकली कंपनी के, अब आप देखिए पहले जहाँ पे 222 करोड़ का था अब यहाँ पे 680 करोड़ का है। तो इससे आपको पता पड़ता है कंपनी का आउटलुक कितना स्ट्रांग है। कंपनी हर जगह हमने देखा चारों पांचों बिजनेस में कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहती है। वहीं पे जो असेट टर्नओवर रेशो है वो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FY21 में 11% रहा है और पहले यहाँ पे 10% था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। पैट और EPS आप देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पे कंपनी का बढ़ता है। ओवरऑल जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर आप प्री टैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ पे अगर आप वो देखोगे रिटर्न तो 40% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, नेट डेप्ट टू इबिटा का जो रेशो है वो बिल्कुल कम हो चुका है, 0.9 हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेप्ट के फिगर्स तो यहाँ पे
20 में, जहाँ पे कंपनी के पास 1000 करोड़ की डेप्थ थी, अब यहाँ पे कंपनी ने 1400 करोड़ की ओवरऑल डेप्थ हो गई है। अब देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है। अब आप पूछेंगे कि डेप्थ बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यूलैंड फार्मा के मैनेजमेंट ने भी यही बोला था कि हम लोग डेप्थ लेंगे, और हम लोग डेप्थ इसलिए लेंगे क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, हम लोग बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, तो हमें यहाँ पे डेप्थ लेनी पड़ेगी। अब हम हमारा केवल डेप्थ रिपेमेंट करके हम हमारा बिजनेस तो कम नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी ने पहले भी बोला था, और इनका भी यही मानना है कि हम लोग डेप्थ लेंगे बिकॉज दे वांट टू अचीव हायर ग्रोथ एंड हायर वॉल्यूम्स, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिएगी। तो ये सारी चीज़ें चाहिएंगी। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे ये आप कंपनी की फैसिलिटीज़ देख सकते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, फिर यहाँ पे हर तरह के अभी सभी तरह के यहाँ पे काम होते हैं। ये यहाँ पे पारवाड़ा वाइजैग में है। फिर यहाँ पे यूनिट 2, यहाँ पे एक और जो एक गांव है वहाँ पे है। फिर यहाँ पे अब ये हर बिजनेस यहाँ पे अलग अलग यूनिट में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर कंपनी का यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी फोकस है। यूएस एफडीए के जो ऑडिट जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने यूएस एफडीए के ऑडिट्स हुए हैं और उनका पूरा डिटेल्स है। तो अभी यहाँ पे जो यूनिट 5 है जो कंपनी ने अभी चालू किया है, उसकी की तरफ से कोई भी डीएमएफ फाइल नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग आरएनडी कैपेसिटी है। यहाँ पे 3.8% यहाँ पे कंपनी ने अपना आरएनडी स्पेंड किया है, 184 करोड़। अगर हम देखेंगे लगभग यहाँ पे न्यूलैंड फार्मा ने भी करीबन 150-200 करोड़ के बीच में यहाँ पे अपना स्पेंड किया था। फिर यहाँ पे करंट फाइलिंग्स अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो यहाँ पे कंपनी ने करंट फाइलिंग स्टेटस है जहाँ पे कंपनी ने फाइलिंग दे रखी है। ओवरऑल यहाँ पे ये टोटल क्यूमुलेटिव फाइलिंग्स का स्टेटस है। तो ये ज़्यादा हमें जानना नहीं है, इससे हमें पता पड़ता है कि कंपनी के पास अभी कितने फाइलिंग्स इन अपने उसमें हैं। तो यहाँ पे अभी इनके फाइलिंग्स अवेटेड हैं। जब भी इन फाइलिंग्स के यहाँ पे अप्रूवल आ जाएंगे तो कंपनी यहाँ पे अब उन बिजनेस को यहाँ पे कॉमर्शियलाइज करके अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है। फिर कोविड-19 रिस्पॉन्स पे कंपनी ने बताया। आउटलुक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पे हाई रेवेन्यू विजिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे ओवरऑल जो बिजनेस मिक्स है वो बदल रहा है। कंपनी धीरे धीरे अपने एपीआई, मेन एपीआई से अभी सिंथेसिस एपीआई और एफडीएफ पे फोकस कर रही है और सीडीएमओ पे फोकस कर रही है। उसी के अलावा न्यू कस्टमर एडिशंस हुए थे सीडीएमओ में। यहाँ पे कंपनी ने एक अफ्रीका में एक सब्सिडरी को एक्वायर किया है जिसका नाम है एस्पेन, ठीक है, जो यहाँ पे अब जेनेरिक, जो अगर आप देखोगे जेनेरिक एक्सेसिबल एआरवी मार्केट का सबसे बड़ा यहाँ पे मार्केट अफ्रीका है। उसी के अलावा कंपनी यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान कर रही है, और उसी के अलावा टॉप 5 यहाँ पे रिएक्टर कैपेसिटीज़ में आती है। ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन चल रहा है, कैश पॉजिटिव है। ओवरऑल यहाँ पे एफडीएफ कैपेसिटी को डबल कर दिया जाएगा FY22 के लिए। फिर यहाँ पे कंपनी ने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी है यहाँ पे उनको, ताकि हायर वॉल्यूम मिल सके एफडीएफ बिजनेस के कारण, और एफडीएफ बिजनेस कंपनी का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस सपोर्ट है। की माइलस्टोन अगर आप देखना चाहते हैं कंपनी ने कैसे कैसे काम किया था, 2006 में केवल एक R&D फैक्टर था। फिर 2007 में कॉमर्शियल यहाँ पे ऑपरेशन चालू किया। 2012 में कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया प्रमोटर्स द्वारा। $10 बिलियन का रेवेन्यू 2013 में हुआ। फिर कंपनी ने वारबर्ग पिनकस से इन्वेस्टमेंट लिया और यहाँ पे पार्टनरशिप करी एस्पेन के साथ। और उसी आज कंपनी को आप यहाँ पे क्रेम्स बिजनेस जिसको अपन बोलते हैं, कस्टमर यहाँ पे जो अगर आप देखोगे जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होता है तो कस्टम रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट 3 का 2015 में स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पे BSE NSE में 2017 में लिस्ट हुई, एक श्रीराम लैब्स को एक्वायर किया गया। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशंस, यहाँ पे बिजनेस सब्सिडरीज चालू की गई USA और UK में 2017 के अंदर। फिर यहाँ पे ग्लोबल फंड के साथ एक यहाँ पे 3.5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आती है। फिर यहाँ पे कंपनी ने जर्मनी और यहाँ पे अपने बिजनेस को चालू किया गया। फिर यहाँ पे लॉरस इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे एक सब्सिडरी को एक्वायर किया है 2021 के अंदर, और 79% स्टेक खरीदा लॉरस बायो के अंदर। और अगर आप देखोगे 40 बिलियन रेवेन्यूज़ आ चुके हैं, जहाँ पे पहले 10 बिलियन रेवेन्यूज़ थे। लॉरस सिंथेसिस का यहाँ पे एक इनकॉर्पोरेट किया है। एस्पेन यहाँ पे एक सब्सिडरी खरीदी है। $10 बिलियन की FDF सेल्स चालू हो चुकी है, जो यहाँ पे बहुत ही शानदार है। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हैं और ये कंपनी के CEO वगैरह हैं, जिनके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे ओनरशिप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें, यहाँ पे 27% प्रमोटर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स 2% है, 20% यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, और यहाँ पे बाकी सभी दूसरे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने कॉन कॉल की डिटेल्स दी है जो आज शाम को होगी। तो अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे कितना बदला है, तो प्रमोटर ने अपना स्टेक पिछले क्वार्टर से यहाँ पे डिक्रीज़ किया है। पहले यहाँ पे 28.76% का स्टेक था, अब वो
0.45 हो चुका है। और उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे FII DII का स्टेक एकदम स्टेबल है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ गया है पिछले क्वार्टर से। तो ये सारी चीज़ें थी, बड़े बड़े FIIs ने पैसा लगा रखा है। अगर हम जानते हैं तो अमांशा होल्डिंग्स, गवर्नमेंट पेंशन फंड, गोल्डमैन सैक्स, BNP पारिबस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने यहाँ पे पैसा लगाया है। सोसाइटी जनरल का भी करंट स्टेक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगाया, जो बहुत बड़ी स्मॉल कैप कंपनीज़ में लगाती है, वर्ल्ड का बहुत बड़ा फंड है। तो ओवरऑल यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग है, बट यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया था, बट रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आप हमारी राय पूछते हैं तो यहाँ पे ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, 550 के हमारे टारगेट रहेंगे। रिजल्ट के चलते यहाँ पे जो अच्छे आए हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे वापस एक पुल बैक देखने को मिलेगा, 500 रुपये तक के आप टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा डिटेल्ड इनसाइट, स्टॉक टिप्स, स्टॉक एनालिसिस। आज हमने कंपनी के बारे में सब कुछ जान लिया, लॉरस लैब्स करती क्या है, कैसे क्या क्या होता है, API क्या होता है, FDF क्या होता है, कंपनी ने क्या काम किया है, कंपनी क्या क्या करने वाली है, और अगले साल का आउटलुक क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग ने जान ली है। तो ये था पूरा हमारा लॉरस लैब्स का डिटेल्ड इनसाइट। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए सभी लॉरस लैब्स के शेयर होल्डर्स के साथ, क्योंकि इतने जो डिटेल्ड इनसाइट्स और इतने बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिसिस जनरली यूट्यूब पे कोई करता नहीं है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि फंडामेंटल ही सबसे बड़ी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आता है। शेयर कीजिए हमारा लॉरस लैब्स का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।